नमस्कार मित्रों, प्रवाह मंथन में एक बार फिर मैं अमर बहादुर सिंह आपके समक्ष इस बार इस वीडियो में 2024 के लोकसभा चुनाव के सारे जितने भी सीटें हैं 543 सीटें, उनका मैं एक आंकड़ा विश्लेषण लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, जब से इंडिया और एनडीए माने एक पक्ष और विपक्ष की जो लामबंदी हुई है, उसके बाद के समीकरणों को देखते हुए और 2019 चुनाव में जो आंकड़े थे उसके आधार पे ये विश्लेषण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें केवल मैं भारतीय जनता पार्टी और वह एनडीए जहाँ पर ये निश्चित हो गया है कि गठबंधन की सीटें फाइनल हो गई हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, वहाँ का पूरा एनडीए का इसमें विश्लेषण है, लेकिन महाराष्ट्र का पूरा नहीं है, बिहार का पूरा नहीं है, और बाकी सारे जगह का भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है और जो 2024 में जो स्थिति बनेगी, उसका हम एक एक सीट का विवरण इस वीडियो में आपके सामने रख रहा हूँ। पहले हम राज्यवार सीटों का हम ये बंटवारा कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, और फिर मैं जो सीटें आपके सामने जो मैं रख रहा हूँ बारी बारी से उन सीटों की संख्या और सीटों के नाम आपके सामने रख रहा हूँ। तो आइए जिस तरह जैसा कि आपके सामने इस बोर्ड पे लिखा हुआ आप शायद पढ़ भी रहे होंगे, एक बार मैं मौखिक रूप से बोल भी दे रहा हूँ। देखिए, ऊपर अगर हम तमिलनाडु से शुरू करें, तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं और वहाँ पे पिछले बार एआईडीएमके एक सीट पाई थी। उस एक सीट को हम बीजेपी में नहीं जोड़ रहे हैं, यानी कि हम केवल अभी जो है बीजेपी की बात करेंगे, हम उस एनडीए की बात नहीं करेंगे। तो बीजेपी को हम तमिलनाडु में 0 सीट दे रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि बीजेपी और एनडीए का गठबंधन होता है तो वहाँ जो संभावित सीटें हमें जो नज़र आ रही हैं वो कुल 12 सीटें हैं, और 12 वहाँ पर कुल 12 सीटें हैं। 12 सीटों में मैं उनका नाम पढ़ रहा हूँ: बेल्लोर, कृष्णनगर, धर्मपुरी, त्रिपुर, कोयम्बटूर, कुडलोर, चिदम्बरम, मदुरई, थेनी, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी। ये कुल 12 सीटें हैं। सॉरी, अभी जो मैंने 15 बोला, 15 नहीं, ये 12 सीटें हैं। ये 12 सीटें वहाँ पे एआईडीएमके और बीजेपी को मिलकर के होगा। तो लेकिन हम इसको अभी बीजेपी के अंदर उसको हम शामिल नहीं कर रहे हैं। दूसरा प्रदेश है केरल। केरल में भाजपा शून्य है, पिछले बार भी शून्य था, इस बार भी शून्य है। वहाँ पर जो भी स्थिति है वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट और आईयूएमएल, ये जो सबका संगठन है एक तरह से अपोजिशन का इंडिया का, वो क्लीन स्वीप करेगी। 20 की 20 सीटें उन्हीं को जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ शून्य सीट है। अगर हम कर्नाटका में आ जाते हैं तो कर्नाटका में कुल जो संभावित सीटें हैं वो 21 सीट, मिनिमम सीट भारतीय जनता पार्टी को, और मैक्सिमम 28 सीट। ये इसका कारण ये है कि इस बार के जो चुनाव होने वाले हैं होंगे जो कर्नाटका में, उसमें जेडीयू की स्थिति जो है वो या तो भाजपा की तरफ रहेगी या बहुत कमजोर हो जाएगी। और पिछले बार चूंकि जेडीयू कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद ये 25 सीट जीती थी, लिहाजा इस बार के क्लीन स्वीप होने की संभावना वहाँ पे जाते हैं। अब इसमें 21 सीट के अलावा जो 7 सीटें जो जिस पर की कड़ा संघर्ष है उसको अगर हम देखें तो उनमें वो सीटें हैं गुलबर्गा, कोपल, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर, चामराजनगर और बंगलोर सेंट्रल। यही 7 सीटें हैं जहाँ थोड़ा सा कांग्रेस जो है वो भाजपा से टक्कर दे सकती है। आते हैं हम आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे शून्य है। अगर जैसा कि देखा जा रहा था कि टीडीपी बहुत कोशिश किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने के लिए, लेकिन सरकार वहाँ पे समझौता करने से कुछ एतराज कर रही है। उसका कारण ये है कि आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उनसे भाजपा का, मोदी जी का बहुत ही अच्छा संबंध है और हर विधेयक बिल पास होने में वो साथ में रहते हैं। और टीडीपी का एक बार 2018 में जिस ढंग से भाजपा से अलग हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी का ये विचार है
कि इनको और कमज़ोर किया जाए अभी जो है, और जब ये कमज़ोर हो जाए तब उनके वोटों को अपने साथ ले लिया जाए। लेकिन मान लीजिए कि अगर कहीं टीडीपी के साथ और जीएसपी जो जो वहाँ का जनसेना है, अगर इसके साथ बीजेपी का गठबंधन अगर हो जाता है, तो फिर वहाँ पे ये आपको 12 सीटें जो है ये पूरे के पूरे जो है वो सीट जीत लगी। अभी फिलहाल वहाँ की स्थिति है कि भाजपा शून्य है, और अगर पूरे स्टेट के अगर हम बात करते हैं तो 17 सीट हमें जो लगता है वो अभी भी जो है वो वाईएसआर रेड्डी को जाता, कांग्रेस को जा रहा है। 8 सीटें टीडीपी को जाता है। अगर गठबंधन हो जाता है अगर जो है भाजपा, जीएसपी और टीडीपी का, तो 4 सीटें और बढ़ जाएंगी। ये सीटें कौन कौन सी हैं मैं बता देता हूँ। देखिए, ये टीडीपी की सीटें हैं। पहले विजयनगरम, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, अमलापुरम, बरसपुरम, विजयवाड़ा, गुंटूर, बकटला। ये 8 सीटें हैं जो टीडीपी के खाते में जाने वाली हैं। और अगर गठबंधन होता तो 4 सीटें जो और बढ़ जाएंगी वो है श्रीकलम, अनाकपल्ली, मछलीपट्टनम और राजमुंदरी। ये कुल 12 सीटें। लेकिन हम यहाँ पे, जैसा कि आप इस आंकड़े में भी देख रहे होंगे, हमने आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट दिया हुआ है। अब आते हैं तेलंगाना में। देखिए, तेलंगाना में जो पिछला जो प्रदर्शन था उससे 1 सीट और बढ़ेगी, और वो जो सीट जो बढ़ेगी वो महबूब नगर वाली होगी। इसके अलावा जो वहाँ पे 4 सीटें जो पहले से ही हैं, आदिलाबाद, करीमगंज, निजामाबाद और सिकंदराबाद, तो ये 4 और 1 बढ़ जाएगी। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे तेलंगाना में अभी देखने को मिलता है। उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में जो पिछले बार जो सीट मिली थी वो 8 सीट मिली थी, और 12 जो है वो बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। इस बार हमें लग रहा है कि देखिए, बीजेपी की 7 सीटें कन्फर्म है, और बीजेडी की जो है वो 11 सीटें कन्फर्म है। तो बीजेपी की जो 7 सीटें कन्फर्म है उसको मैं बता देता हूँ कि बारगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर, मयूरभंज, बोलनगीर, कालाहांडी और भुवनेश्वरी। और इसके अलावा जो 4 सीटें हैं वो अभी कंफ्यूजन में है कि वो किधर जाएंगी, ये मालूम नहीं चल रहा है। वो 4 सीटें हैं आपकी बालासोर, भद्रक, पुरी, सारी 3 सीटें। तो ये 3 और 7 मिला के 10, और बची हुई 11 सीटें जो है वो बीजेपी को जाएगी। तो इसलिए मैंने बीजेपी को जो 3 सीटें जो कन्फर्म है उसको मैं उड़ीसा के कोटे में डाला हूँ। तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम 10 ये उड़ीसा में होगा। यहाँ कांग्रेस जो है उड़ीसा में 0 है। अब आ जाते हैं हम बिहार में। ये कुल अब तक जो हम सीटें बनाए ये 150 सीटें करीब हो चुकी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो 21 सीट से लेकर के 24 सीट उसका अपना व्यक्तिगत सीट है, और वो जो सीटें हैं उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, हरिपुर, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट, गया, पटना साहिब, वैशाली, नेवादा, सारण, पाटलिपुत्र, औरंगाबाद, बेगूसराय। ये 21 सीट है। और जो 3 सीटें और भी ये संभावना है कि और बढ़ जाएगी, ये है जहानाबाद, मधुबनी और दरभंगा। तो कुल 21 से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। इसमें हमने जो है अभी जो लोजपा की सीट है, अभी जो उपेंद्र कुशवाहा की सीट है, मांझी की सीट है, उसमें हमने इनको ऐड नहीं किया हुआ है। अब आ जाती है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में देखिए, मिनिमम जो कम से कम जो सीटें हैं वो चाहे वो अगर कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी तीनों मिल भी जाती हैं तो भी 12 सीटें ऐसी हैं भारतीय जनता पार्टी की जो कि वो सुनिश्चित से मिलेगी। और 12 कौन सीटें हैं मैं आपके सामने बता रहा हूँ। अलीपुरद्वार, आसनसोल, बेलूरघाट, बेंगांव, बांकुड़ा, बिशुनपुरा, कूच बिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, मेदिनीपुर, पुरुलिया और रानाघाट। ये 12 सीटें हैं जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। लेकिन 6 सीटें ऐसी हैं जो गठबंधन अगर तीनों का होने के बाद भी ये 6 सीटें बढ़ सकती हैं, और वो हैं आरामबाग, बर्धमान, दुर्गापुर, बैरकपुर, हुगली,
झारग्राम और रायगंज, ये 6 सीटें हैं। और 3 सीटें अगर मान लीजिए कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी ये तीनों अलग अलग लड़ती हैं, तो ये 3 सीटें और जैसे झारग्राम, मेदिनीपुर, आसनसोल और दमदम 4 सीटें और भी बढ़ सकती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में कम से कम 12 से 18 उसका है, और 23 तक, ये 12 से 23 का ये रेंज है वेस्ट बंगाल में। मिनिमम 12 है, तो हम आपके सामने 12 से 18 के बीच में इसमें रखा हुआ। असम में देखिए, असम में पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को 9 सीट आई थी। इस बार की स्थिति वहाँ पे ये है कि एक सीट जो है वो करीमगंज वाली, अगर मान लीजिए कि AIDUF और इनका कांग्रेस का गठबंधन हो जाती है, तो एक सीट जो है उसमें से लूज कर सकती है, लेकिन 2 सीटें और बढ़ सकती हैं। लूज करने वाली जो सीट है वो करीमगंज है, यानी कि 9 से 1 लूज करेगी तो 8 हो जाएगी। और जो बढ़ने वाली सीटें हैं वो 2 सीटें हैं, एक तो नौगांव है जहाँ पे बीजेपी की सीट बढ़ेगी, और एक सीट जो है काकराझार है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का वो जो वहाँ का क्षेत्रीय पार्टी है BRS, तो उसको जाएगा। तो 8 से 11 सीट वह असम में मिलेगा। अब नॉर्थ ईस्ट में देखिए कुल 11 सीटें हैं। 11 सीटों में मणिपुर में एक सीट, एक जो अभी जो मणिपुर में जो बवाल चल रहा है मैत्री कुर्की का, वो पूरा का पूरा डिवीजन है जो है वहाँ पे, मैत्रियों की संख्या अधिक है। फिलहाल दोनों ही तरह से बीजेपी सरकार के अगेंस्ट में है, लेकिन चुनाव तक ये आप देखिएगा तो उसमें एक कुर्की जो डोमिनेटेड एरिया है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, और जो मैत्री जो वो जो है आपका वो बीजेपी की तरफ से जाएगा। ऐसे ही अगर हम त्रिपुरा में देख लें, त्रिपुरा में दोनों ही स्थिति, भारतीय 2 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी दोनों ही मजबूत है। लेकिन मैं ये मांग करता हूँ कि जो पश्चिम त्रिपुरा है ये थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ काल संघर्ष देगा। पूर्वी त्रिपुरा में आसानी से सीटें निकल जाएंगी। तो कुल मिला जुला करके वहाँ की जो 11 सीटें हैं उसमें से 8 सीट से लेकर के 10 सीट तक, ये एक सीट अगर जाएगी तो वही मणिपुर वाली सीट एक सीट जा सकती है, वरना 8 सीट मिनिमम है और 10 सीट मैक्सिमम है। तो नॉर्थ ईस्ट की 11 सीटों की ये स्थिति है। झारखंड में कुल 14 सीटें हैं, और 14 सीटों में मिनिमम जो है वो 10 सीट जो है और मैक्सिमम 12। तो जो 10 सीटें हैं और जो 4 सीटें जो नहीं मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, उसका मैं नाम ले लेता हूँ। उसमें एक राजमहल है, दूसरा लोहरदगा है, तीसरा सिंह भूमि है, और चौथा खूंटी है। देखिए खूंटी जो है अर्जुन मुंडा जो वहाँ के CM भी रह चुके हैं, ये उनकी सीट है, और उस सीट पे पिछले बार भी बहुत कम वोट से हारे थे। हो सकता है इस बार भी वो जीत जाए, लेकिन मैंने इनके सीटों को जो है अभी भी जो है कमजोर सीटों में आका हूँ, इसीलिए 4 सीट में वहाँ पे कम दिया हूँ, और रेंज इसका है 10 से 12 सीट का। छत्तीसगढ़ में स्थिति ये है कि पिछले बार इनकी संख्या थी 9 थी, इस बार हमको लगता है कि 2 सीटें कम हो सकती हैं, और 2 सीटें जो जहाँ पिछले बार जो 2 हारी थी वो 2 सीटें आ सकती हैं। तो कुल मिला जुला कि पहले वाली सीट से 2 कम हो सकती है, उसी उतने ही बराबर हो सकती है। तो कांकेर और रायगढ़ ये 2 सीटें जो बीजेपी के पास थी, ये दोनों सीटें लूज कर सकती है। और जो कांग्रेस के पास जो सीट थी कोरबा और बस्तर, ये दोनों सीटें कांग्रेस से भाजपा जीत सकती है। तो छत्तीसगढ़ में 7 से 9 सीटों का मेरा ये आकलन है। अब आप जो है महाराष्ट्र पे आ जाइए। महाराष्ट्र में देखिए कुल 48 सीटें हैं। 48 सीटों में मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को जो वहाँ सीट मिलेगी वो आप ये समझ लीजिए कि 22 से 24 सीट के आसपास मिलेगी, 20-22 करेंगे। अब अगर यहाँ पे आप देखें जो है, तो मैंने महाराष्ट्र को 19 से 21 दिया, यानी कि ये मिनिमम मैंने ये रखा हुआ है। और ये वहाँ पे चूँकि महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अभी चुनाव तो बहुत कुछ होने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि पूरी NCP ही भाजपा के साथ आ जाए, और तब समीकरण बहुत एकदम बदल जाएंगे जो।
लेकिन अगर अगर मान लीजिए कि जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में भी अगर रहे तो भाजपा का ये 1921 ये मिनिमम है। 2 सीटें जो है अभी जो है अजीत पवार, और 2 सीटें जो है वो और शिंदे वाली ग्रुप, इसमें 4 सीटें और बढ़ सकती हैं। लेकिन हम भाजपा के सीटों के बारे में बात कर रहे हैं तो 19 से 21 की सीट है, और जो सीटें हैं वो हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। धुले, जलगांव, रावेर, अकोला, वारदा, नागपुर। और इस बार देखिए, और जो पिछले बार AIM की सीट जो औरंगाबाद से जीती थी, इस बार वो सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली है। भंडारा, गोंदिया, जालना, डिंडोरी, पालघर, भिवांडी, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, पुणे, अहमदनगर, बीड, लातूर, सोलापुर और सांगली, इतनी सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। ये 19 सीटें हैं। अगर आप शिंदे वाले ग्रुप के सामने आप हैं, तो अभी जो मुझे लगता है कि वो थाने और कल्याण, ये दो सीटें हैं जो शिंदे शिवसेना की तरफ से, और बारामती और रायगढ़, ये 2 सीटें हमको जो है वो अजीत पवार के साथ जाना। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, बारामती वाली सीट जो है वो सुप्रिया जी की है, यानी कि शरद पवार की बेटी की सीट है। ये सीट जो है यहाँ से लूज कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट की बात है। तो 19 से 21 सीट जो है ये यहाँ भाजपा की नई बात कर रहा है। गुजरात को पूछना ही नहीं है, वहाँ पे 26 की 26 सीटें हैं, और इसमें बहुत विश्लेषण की जरूरत नहीं है। वहाँ 60% से ज़्यादा वोट जो भाजपा वहाँ पे है। राजस्थान में 21 से 24 सीटें आने की उम्मीद है, और जो 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे जीत हार की लड़ाई हो सकती है, वो है आपके करौली, धौलपुर की सीट, दौसा, टोंक और नागौर जो है RLSP का जो बेनीवाल जी हैं जो पिछले बार जीते थे, 1 सीट उनको भी जाएगी, और ये 3 सीटों पे लड़ाई रहेगी। जो मैंने दौसा, टोंक और करौली, धौलपुर, ये 3 सीट, 21 से 24 सीट ये भाजपा की है। मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस अपना इतना ज़्यादा कमलनाथ ने काम किया हुआ है, और कमलनाथ बहुत लाइट में नहीं रहे हैं, लेकिन वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इस पर कांग्रेस पूरी तरह से ये अपना दम लगा के राज्य सरकार जो चाहती है, लोकसभा में पहले सीटें बढ़ाना चाहती है, और पूरा का पूरा फोकस उसका, जहां कमजोर भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम का हिस्सा जो है, चंबल ग्वालियर वाला, ये भिंड मुरैना का ये जो हिस्सा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी पिछले बार भी यहाँ पे कम सीटें पाई थी, इस बार भी ये चाह रही है कि यहाँ की लोकसभा की सीटें उसके पक्ष में चले जाए, और भारतीय जनता पार्टी अगर लूज करेगी तो इसी साइड से लूज करेगी, और वो सीटें जो है जो कठिन है भाजपा के लिए, मुरैना, मंडला, छिंदवाड़ा, रतलाम और भिंड, ये 5 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस जीत सकती है। पिछले बार 29 में 28 जीती थी, इस बार ये 4 सीटें हो सकता है कि भाजपा लूज करेगी। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जो 7 सीटें हैं, उसमें 7 सीट में इस बार भी वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में मुझे जाती हुई दिख रही है। हाँ, ये बात अलग है कि 2 जगह, एक तो दक्षिण दिल्ली और नई दिल्ली, ये दोनों जगह पे थोड़ा सा, अगर आप पार्टी और भाजपा दोनों अगर मिल के लड़ते हैं तो इन 2 सीटों पर थोड़ा सा फाइट जो टफ हो जाएगी, लेकिन कुल मिलाजुला के सीधे साटो जो है भाजपा के पक्ष में जाएंगे। गोवा में देखिए, गोवा में 2 सीटें हैं, दोनों ही सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जाने के पक्ष में है। उत्तर गोवा 100% है, और जो जो दक्षिण गोवा है उसमें टफ हो सकती है। हालांकि वो दोनों सीटें नहीं जाएगी गोवा को भाजपा को, लेकिन मैं यहाँ पर 1 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया है, 1 से 2 सीट कर दिया है, यानी कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 कर दिया है। हरियाणा की स्थिति है कि पिछले बार 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, इस बार JJP के आ जाने से भारतीय जनता पार्टी स्थिति थोड़ी और मजबूत हुई है, लेकिन 2 सीटें, एक सोनीपत वाली सीट और दूसरी जो है वो रोहतक वाली सीट, ये दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी की वो अभी फिलहाल कमजोर सीटें लग रही हैं, लेकिन JJP के आने से सोनीपत वाली सीट जो है भारतीय जनता पार्टी और JJP का गठबंधन निकाल लेगा, लेकिन रोहतक वाली सीट अभी भी जो है वो भाजपा हारती हुई दिख रही है। इसलिए हरियाणा में जो सीटों का जो आंकड़ा है, मेरे समझ से वो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 9 जो आपको इस
हमारे इस बोर्ड पे अंकित है वो आपको दिख रहा होगा। पंजाब में देखिए, पंजाब की स्थिति जो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी की थी वैसे ही रहेगी, बहुत कुछ खास नहीं रहेगी। हो सकता है कि वो भी पिछले बार जो 2 सीटें थी वो भी शून्य हो सकती हैं अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो। इसलिए मैंने वो शून्य सीट पंजाब में दी है, और 2 सीट जो पिछले बार थी वो उसको हमने रखा हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का और अकाली दल का समझौता अगर बढ़िया हो जाता है और कांग्रेस और आप भी लड़ जाती है अलग अलग करके, तब थोड़ी सी स्थिति वहाँ पे बदल सकती है। और जो ये सीटें हैं आपकी गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, आनंदसार, फिरोजपुर और भटिंडा, ये कुल 6 सीटें होती हैं जहाँ भाजपा और आपका अकाली दोनों के बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। ये तब होगा जब सब जो है वो कांग्रेस आप वगैरह अलग लड़ें और भाजपा और ये आपका अकाली मिल के लड़ेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे 0 से 2 ही सीट दिखाया है, क्योंकि हम इस बार जो आंकड़े दे रहे हैं वो सिर्फ भाजपा के दे रहे हैं, इसलिए हमने उनको इसमें शामिल नहीं किया हुआ है। हिमाचल में कुल 4 सीटें हैं, 4 की इस बार भी 4 सीट ले जाएगी। लेकिन जो लड़ाई जहाँ पे होगी, एक मंडी है, मंडी में थोड़ी बहुत कांग्रेस लड़ती हुई दिखेगी, लेकिन अंदर तो अथवा 4 सीटों को भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जा रही है। इसीलिए मैं हिमाचल में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 का आंकड़ा जो है हिमाचल में रखा हुआ है। उत्तराखंड में नो डाउट 5 की 5 सीटें वहाँ पे वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जो छोटे छोटे जो दल आ गए हैं, इसमें ओम प्रकाश जी आ गए हैं, आपके निषाद पार्टी अपना दल पहले ही से था, दारा सिंह चौहान आ गए हैं, तो पिछड़े वर्ग इतनी ज़्यादा जबरदस्त लामबंदी हो चुकी है कि इस बार का हमको लगता है क्लीन स्वीप अगर यूपी में करे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हमें जो लगता है जो सबसे जो टफ जो सीट, देखिए मैंने 70 से 78 सीट का ये आंकड़ा दिया हुआ है बीजेपी और उसके साथियों को मिला करके इसमें दिया हुआ है। इसमें हमें दो सीटें हमने जो छोड़ी हुई हैं, उसमें जो एक सीट जो है वो रामपुर वाली है और एक सीट जो है संभल वाली। यही 2 सीटें हैं, मुझे जो लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मेहनत करने के बावजूद, क्योंकि मुस्लिम बहुत इलाका है, एरिया है, और यहाँ पर भाजपा को जीतना मुश्किल होगा। हालांकि चुनाव है, कुछ कहा नहीं सकता। अगर मुस्लिम वोट जो है इस बार इस तरह पसमानदा मुसलमानों के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, अगर ऐसा होता है तो संभल वाली सीट भी भाजपा जो है चुनाव जीत सकती है। लेकिन 10 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे भाजपा और एनडीए का और अखिलेश के गठबंधन से उनके साथ जो है वो संपर्क है। और जो कठिन जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहाँ पर लड़ाई लड़ी जा सकती है, वो सीटें हैं रामपुर, चंबल, मुरादाबाद, मैनपुरी, आजमगढ़, लालगंज, अमेठी, रायबरेली, अम्बेडकर नगर और सहारनपुर। ये 10 सीटों को मैंने निश्चित किया हुआ है कि ये इस पर थोड़ी बहुत लड़ाई होगी। कांग्रेस की जो 2 संभावित सीटें हैं, एक अमेठी वाली और एक रायबरेली वाली, ये पूरी की पूरी दारोमदार उस पर होता है कि बसपा वहाँ पर कैंडिडेट किसको देती है। ये तो ये सारे आंकड़े जो है अभी स्टेट के हो गए हैं। अगर हम उसमें यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसमें देखिए चंडीगढ़ की एक सीट वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगी, दादर नगर हवेली की जो सीट है वो उद्धव शिवसेना को जाएगी, उस भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाएगी। दमन वाली सीट जो है वो बीजेपी को जाएगी, पांडिचेरी कांग्रेस लेके जाएगी, लक्षद्वीप भी कांग्रेस, और अंडमान निकोबार हमेशा होता है, एक बार जो है वो 5 वर्ष के बाद कांग्रेस और एक बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाती रही हुई है। इस बार जो है वो ज़्यादा उम्मीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी की, हालांकि वहाँ पे जीत और हार का अंतर जो है 500-600 वोटों का होता है, बहुत कम सीट होती है, लेकिन मैं उसको भी ये एक जीरो कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखें अंडमान को, तो मैंने 0 से 1 दिया हुआ है, यानी 0 सीट है और 1 सीट है मैक्सिमम सीट है। जम्मू कश्मीर में जैसा कि पहले हमेशा होता था, लद्दाख और जम्मू वाला रीजन जो है भाजपा के पक्ष में रहता था, तो 3 सीटें मिलती हैं, 3 सीटें इस बार भी हैं। अगर सारे का टोटल कर दिया जाए तो ये 287 सीट हो रही है इस साइड में,
ये हम बता रहे हैं कि 287 सीट अपनी केवल भाजपा की है, मिनिमम है, इससे कम सीट जो है 2024 के चुनाव में नहीं होना है। और अगर हम एनडीए के सपोर्टरों को उसमें जोड़ दें जो है, तो ये सीट हो जाती है 339 सीट जो है। अभी इस 339 सीटों में ये अभी जुड़ना बाकी है। अभी आपका इसमें बिहार में जो लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा वगैरह, मांझी वगैरह की सीट जो बढ़ेगी, ये इसमें बढ़ेगी, प्लस महाराष्ट्र में सीटें इसमें बढ़ सकती हैं। तो कुल मिलाजुला के हमें लगता है जो एनडीए का जो खाका बनेगा वो 350 के ऊपर सीट इस बार 2024 में जो चुनाव होंगे उसके ऊपर जाएगी। और दूसरी बात है कि कांग्रेस इस बार भी 70 पार करती हुई नहीं दिखती है जो। तो मित्रों, ये विश्लेषण मेरा आज का था। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे ये जो आपकी रणनीति है, लोग क्यों भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो ये देखिए मैंने ये 8 फैक्टर लिखा हुआ है। यही चीज़ें हैं, ये जो बार बार आप जो महंगाई, बेरोजगारी और ये परिवारवाद वगैरह, ये सब जो बातें होती हैं, ये सब बेफजूल की बातें हैं। आम जनता के निगाह में जो भाजपा, एनडीए और मोदी के बारे में जो एक धारणा है, मैं वो 8 चीज़ों के यहाँ पे रखा हुआ हूँ। पहला देखिए यहाँ पर है, मैं लिखा हूँ एक्टिव एक्शन, यानी कि लोगों को ये भरोसा है कि सरकार जो है ये सोती हुई सरकार नहीं है, फर्म सरकार है और तुरंत एक्शन लेती है, डिसीजन मेकिंग सरकार है। मतलब कि कोई अनिर्णय की स्थिति नहीं, जैसे कि कांग्रेस में होता था, कोई निर्णय नहीं ले पाते थे, क्या करें क्या न। यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मामले में बहुत तरजीह दे रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग सरकार है। टाइम फ्रेमवर्क, अगर कोई सड़क बननी है, कोई पुल बनना है, कोई काम होना है, तो अगर जो लक्ष्य भाजपा ने दिया तो उसको उस टाइम में करती है, ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये आम लोगों को बहुत अपील कर रही है। उसके बाद से करप्शन फ्री। देखिए, करप्शन का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ऑफिसों में करप्शन नहीं है या लोगों के काम में करप्शन नहीं है, लेकिन जो एलोकेशन बजट के हो रहे हैं उसमें कोई घपला नहीं हो रहा है। सरकार के किसी नीतिपूर्वक जो कार्य हो रहे हैं उसमें किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। 9.5 साल की सरकार में एक भी कोई घोटाला जो सरकार के ऊपर नहीं लगा हुआ है। ये करप्शन फ्री सरकार का ये बहुत बड़ी बात है। और ये मोदी ऐसे शख्स हैं जो ये भाजपा, मोदी के अलावा कोई और सरकार होती, कोई और प्रधानमंत्री होता तो शायद ये बात न होती, लेकिन मोदी जी करप्शन के मामले में 0 टॉलरेंस है। उनके जो नीति निर्देशक चीज़ें जो ऊपर से नीचे पैसा आ रहा है उसमें करप्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से वो जो ऑफिसर्स हैं लोगों के बीच में, वहाँ तो करप्शन जरूर है, बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है, लेकिन करप्शन फ्री जो है वो गवर्नमेंट काम खुद कर रही है। सॉवरेन इंडियन, देखिए आज की तारीख में हिंदुस्तान का कद इतना ऊंचा हुआ है कि कोई भी देश, अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, जापान हो, अपने ढंग से चला नहीं पा रहा है। मोदी जी हर जगह, हर मोर्चे पे जो भारत के हित के लिए जो काम है उस रूप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसीलिए इंडिया का पूरे विश्व के मानचित्र में एक बहुत स्थान ऊपर है कि हम जो भारत की जनता है उनके लिए बिना मुरव्वत के, बिना किसी से कोई समझौता किए हुए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बात हो, राष्ट्रीय बात हो, किसी भी तरह का मुल्क के ऊपर जो है किसी भी तरह का दबाव ये जो है सरकार नहीं दे रही है, बल्कि इसके उलट अगर कोई जिस तरह का व्यवहार कर रहा है उसी को उसमें जवाब भी दे रही है। तो ये सॉवरेन इंडिया जो है वो एक भाजपा के बारे में लोगों की अपनी एक स्पष्ट राय है। अब देखिए जो प्रोविजनल फैसिलिटी, देखिए एक लोगों के एक ही दृढ़ विश्वास है कि अगर कोई चीज़ खराब हो रही है तो ये मान के चलते हैं ये इसको ठीक भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कांग्रेस में वो चीज़ नहीं है कि कांग्रेस को हम कोई फेलोर अगर गवर्नमेंट की है तो इस फेलोर को दूर करने के लिए कांग्रेस को लोग न लाएं। ये बताता है कि विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी की सरकार में लोगों का जो है ज़्यादा है। और फिर लास्ट में जो मोदी जी के जो पर्सनालिटी है, जो करिश्मा होता है, देखिए
लीडरशिप का नेतृत्व की में एक करिश्मा का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। चाहे देश में हमारे पास महात्मा गांधी जी भी है, उनके पास भी करिश्मा था, लोग उनके उनके पीछे लाखों करोड़ों जो है वो चलते थे। नेहरू जी की पर्सनालिटी थी, इंदिरा जी की पर्सनालिटी थी। उसके बाद से मोदी जी की जो पर्सनालिटी है, अटल बिहारी वाजपेयी भी निश्चित रूप से एक बहुत जो भी अच्छे आदमी थे, लेकिन अगर किसी पार्टी को, किसी देश को अगर ऊंचे स्तर पर ले जाने में जो मोदी जी ने जो योगदान किया वो सराहनीय है, वो तो सराहना की जाए। तो मित्रों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे एजुकेशन पर अच्छे लगते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।